तो 2024 में किसके सर पर सचेगा ताज, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या तीसरी बार मोदी सरकार होगी रिपीट, हैट्रिक लगा पाएंगे? 7 राउंड में देश में मतदान हुआ, वहां पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहे, इसके बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। मुद्दे क्या रहे, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। इंडिया गठबंधन जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है जो हम मिलकर लड़ रहे हैं और जनता उन्हें ही सपोर्ट करेगी। इसके अलावा विपक्ष लगातार कई जगहों पर गया, लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी जिनको हमने देखा किस तरीके से वो अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने पद यात्रा जो है वो निकाल रही, उन्होंने रैली की, उन्होंने रोड शो किया। तमाम जो उनके परिवार वाले हैं वो उनके साथ दिखाई दिए। और वही दूसरी ओर बार बार इस बात का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया, एनडीए की तरफ से किया गया कि देखिए सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की जो ये सियासी रण है इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश जो है वो ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उससे हम धराशायी करना चाहते हैं। और इन्हीं तमाम समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो अलग अलग राज्यों में गए, लगभग आपको जानकारी दे कि 150 से अधिक खुद रोड शो रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी ने की हैं। सीएम योगी जो अलग अलग राज्यों में गए, स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने कई राज्यों में जाकर रोड शो किया, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बीजेपी तो यहां तक कहती आई कि देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन का एक भी प्रत्याशी के पास ना आपने राहुल गांधी को देखा होगा ना प्रियंका को देखा होगा, लेकिन वही दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशियों के हित में और वोट मांगने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया। तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? और जो भीड़ लगातार हमने देखी, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? ये सारे नतीजे सामने आएंगे एक एक करके। बिल्कुल बेहद दिलचस्प रहा। 1951 और 52 के बाद दूसरा सबसे लंबा चलने वाला ये चुनाव रहा। उस दौरान लगभग 4 महीने तक चुनाव चला था और इस बार की अगर हम बात करें तो 82 दिनों तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न करवाया गया। तो वहीं दुनिया की बात करें, विश्व स्तर की बात करें तो भी सबसे बड़ा मतदान यहाँ रहा और युवा मतदाता सबसे ज्यादा 66.76% युवा मतदाता इस वोट बैंक में यहाँ पर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। और साथ ही 1996 के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहे, तब लगभग 13,000 के तकरीबन उम्मीदवार मैदान में थे और इस बार 8,360 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया है, जिसका नतीजा 4 जून को आ जाएगा। और बात चूंकि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी देश की, 2024 में यह दिलचस्प आंकड़ा है कि सबसे कम सीटों पर यहां पर वो चुनाव लड़ रही है। 328 सीटें मात्र। अगर 2019 की बात करें तो 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2014 में भी 463 सीटें थी, 2009 में 440 और 2004 में 417। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2024 में चूंकि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस आई है तो यहां पर साठगांठ की राजनीति के बीच अपनी कई सीटों को खोना पड़ा। और जैसा कि जिक्र भी टीएमसी नेता कर रहे थे कि हर यहां पर क्षेत्रीय दल ने अपनी अपनी सीट को छोड़ा है। और चूंकि सचिन जिक्र आप कर रहे थे कि तमाम दिग्गज मैदान में उतरे और रैलियां और रोड शो किए और उनकी मेहनत 4 जून को रंग लाएगी। लेकिन बात अगर हम अन्य दिग्गजों की करें, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो 206 उन्होंने रोड शो किए हैं, अमित शाह ने 188, जेपी नड्डा ने 134, राहुल गांधी की बात करें तो 167, तो वही योगी आदित्यनाथ ने 204 रोड शो किए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा 108 रोड शो किए हैं। तो तपती गर्मी के बीच न सिर्फ मतदाता वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है, बल्कि ये तमाम दिग्गज 82 से ज्यादा दिनों तक मैदान में रहे। इस जंग में बराबर की हिस्सेदारी इन्होंने भी निभाई, अपने उम्मीदवारों के लिए लड़ी जा रही इस जंग का फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाला और जगह जगह जाकर रैलियां की और रोड शो किया और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। कोलकाता से तापस सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, बस मतदान खत्म होने वाला है, 6 बजने वाले हैं फिलहाल, तो ये बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है। हार्वर्ड लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अभिषेक बनर्जी मैदान में है, वहां पर मतदाता का रुख किस ओर? जी देखिए, डायमंड हार्बर में अभी तकरीबन 72% वोटिंग हो चुका है। 5 बजे का मैं फिगर आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के 69% वोट डल चुका है। मतलब डायमंड हार्बर में 72%, 73 के करीब है लोगों ने मतदान किया। और हमेशा से ही डायमंड हार्बर को कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़। इसके 2 कारण हैं। एक तो है तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड अभिषेक बैनर्जी, वो सबसे सेफ सीट से पहली बार चुनाव लड़े थे और अब वो लगातार दोबारा तीसरी बार वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और साथ में दक्षिण 24 परगना जिला जो है वो
मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। सबसे माइनॉरिटी वोट शेयर सबसे ज़्यादा है दक्षिण 24 परगना में। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा वहाँ पे भारी रहेगा, ये स्वाभाविक है। और इस बार पिछले कई दफ़े चुनाव में हमने देखा था कि जो विरोधी प्रत्याशी होते हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक दिया जाता है, खुलेआम रिगिंग का कंप्लेंट्स आता है। और इस बार भी बीजेपी ने एक अच्छे कैंडिडेट अभिजीत दास को उस जगह से प्रत्याशी के रूप में सामने लाया था, लेकिन वहाँ भी इस बार देखा कि फौलता के इलाके में उनको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने घेर कर रखा अलग अलग मुद्दों पर, और वो वहां पर रुके रहे। और देखिए आज जो 9 सितंबर वोटिंग हो रही है उसे टीएमसी का गढ़ ही माना गया है और मानते भी हैं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि कई बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स को घेर लिया गया है, कई बार ऐसा हुआ कि हिंसा हुई, कई बार ऐसा हुआ कि जमकर बवाल भी हुआ है। तो इसका भी तो असर वहां पर देखने को मिलेगा। जनता इस मुद्दे को भी तो अपने दिमाग में रखेगी। जी देखिए, जनता ये मुद्दे ज़रूर अपने दिमाग में या ध्यान में रखती हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोट मैकेनिज्म काम करता है, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में हो, लेफ्ट के ज़माने में हो, तृणमूल के ज़माने में हो, कि लोग जब बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि लोग जब मैं मतदान करने जब पहुंचा बूथ पर, मुझे पता चला कि मेरा वोट डल चुका है। ऐसी स्थिति होती है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लोगों को घर के बाहर रोक लिया जाता है और उन्हें रोककर उनका जो वोट है वो कोई और डाल देता है। यानी तापस, आज खबरें सामने आई अभिषेक बनर्जी की जो सीट है भारी मात्रा में वहां पर ईवीएम को हाईजैक किया गया। एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए ईवीएम को हाईजैक किया जाता है, क्या उसको लेकर कोई पुष्टि हो पाई है? क्योंकि इस तरीके की तमाम तस्वीरों खबरें सामने आ रही हैं। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये डायमंड हार्बर में नहीं था, ये मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी दक्षिण 24 परगना में ही है। डायमंड हार्बर मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुलतोली में सुबह सेक्टर ऑफिसर से या जो बैकअप ईवीएम होता है वो ईवीएम को छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, और अफरा तफरी में वो तालाब में उसे फेंक दिया गया। बाद में उसकी पुष्टि इलेक्शन कमीशन ने किया और ये साफ कर दिया कि वो बूथ से उठाए गए ईवीएम नहीं था, लेकिन वो सेक्टर ऑफिसर के पास बैकअप ईवीएम था। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव देखें तो बहुत आम है। पिछले पंचायत चुनाव में हमें आपको याद होगा कि एक शख्स को देखा गया था जो बैलेट बॉक्स को लेके दौड़ के भाग रहा था। तो बिल्कुल तापस, लेकिन इस तरीके की खबरें और इस तरीके की तस्वीरें लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा डेंट है। सूरज जुड़ गए हमारे सहयोगी दुमका से। सूरज, बीजेपी ने यहाँ से सीता सोरेन को मैदान में उतारा है, जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। बगावत क्या भारी पड़ेगी? क्या तस्वीर वहां देखने को मिल रही है? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है और कहीं ना कहीं जो मतदाताओं का जो इस बार मूड देखने को मिला वो उनका सीधा मत का जो मतलब मुद्दे थे वो सीधे विकास, रोजगार, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं वोट करी है। जिस तरह से हमने कई ऐसे दुमका लोकसभा क्षेत्र के ऐसे कई बूथों का हमने जायजा लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि हमें एक साफ सुथरी सरकार चाहिए, जो विकासशील सरकार हो, जो इस देश का विकास करे, इस राज्य का विकास करे, दुमका का खासकर विकास करे। क्योंकि दुमका लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि सबकी निगाहें दुमका लोकसभा में इस बार टिकी हुई, क्योंकि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट दुमका मानी जा रही है। क्योंकि इस बार सीता सोरेन ने जिस तरह से बगावी तेवर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुमका लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और उनकी सीधी टक्कर इंडिया अलायंस के यानी इंडिया गठबंधन के नलिन सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सीधी टक्कर देखी गई है। हालांकि देखिए, सीता सोरेन और शिबू सोरेन के दोनों के बीच चाचा और भतीजी का भी रिश्ता है और दुमका इसलिए एक राजनीति का केंद्र बिंदु रहा क्योंकि संथाल परगना का जो महत्वपूर्ण सीट है वो दुमका ही कहलाता है, क्योंकि इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही दबदबा रहा है और झारखंड का जो संथाल परगना है ये कहीं ना कहीं जेएमएम का ही ये गढ़ माना जाता है। और खासकर दुमका से शिबू सोरेन की बात कर ले या फिर हेमंत सोरेन की बात कर ले, इसी दुमका विधानसभा से जीतकर वो सत्ता पर काबिज हुए हैं। यानी कई बार वो मुख्यमंत्री तक का सफर किया, चाहे वो शिबू सोरेन की बात कर ले या फिर हेमंत सोरेन की बात कर ले। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में हेमंत सोरेन के छोटे भाई उनके ही पार्टी से अभी
विधायक बने हैं और अभी फिलहाल झारखंड में वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो एक तरफ सीता सोरेन की बगावत तेवर के खिलाफ उसके देवर ही अपने पार्टी के जो कैंडिडेट है नलिन सोरेन के समर्थन में प्रचार प्रसार करते दिखे, तो इधर सीता सोरेन भी लगातार अपने ही जो देवर है या फिर उनके ही पार्टी के जो पूर्व पार्टी के जो कदावर नेता है उनके ऊपर काफी हमलावर नजर आए। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव दुमका लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी गई है और ये आज जिस तरह से लोगों का एक रुझान देखने को मिला, पोलिंग सेंटरों पर लगातार महिलाओं की भीड़ सुबह से ही देखने को मिली, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, लेकिन मौसम में थोड़ी नमी रही, इसके बाद बूथों में काफी भीड़ देखने को मिला। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीट पर जब सीता सोरेन का नाम का जब अनाउंस हुआ था तो कई राजनीति यहाँ पर देखने को भी मिली थी और दूसरी बात है कि जब सीता सोरेन को टिकट मिली, सीता सोरेन लगातार झारखंड के भीतर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोरेन वर्सेस सोरेन की स्थिति पैदा कर रही, यानी सोरेन परिवार जो गढ़ माना जाता है पूरे झारखंड में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ये पेनिट्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि यहां पर तो ठीक है परिवार में फाइट देखी जा रही है और बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन है, लेकिन उधर कल्पना सोरेन को लेकर, चूंकि राजनीति में उनकी उदय को लेकर ये पहला चुनाव माना जा रहा है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, वहां हालात क्या है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा संजय, और आप भी काफी वाकिफ है झारखंड से, क्योंकि आपने देखा कि खासकर अगर हम कल्पना सोरेन की बात कर ले, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी की पूरी कमान संभाल ली है और लगातार इंडिया गठबंधन के जिस तरह से 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपना जो कैंडिडेट दिया था, हर एक लोकसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन की सभाएं देखने को मिली। यानी कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन की जो कमी थी वो कल्पना सोरेन ने पूरी चुनाव में वो पूरा की। एक दिन में वो 6-6 7 सभाओं को संबोधित करती रही। हालांकि देखिए इसके बावजूद भी वो गांडी विधानसभा उपचुनाव में वो प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है प्रमोद वर्मा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कल्पना सोरेन अपनी जो परंपरागत सीट है गांडे वो बचाने में कहीं ना कहीं वो कामयाब होगी कि जो वहां के जो समीकरण है वो बता रहे कि उस सीट से कल्पना सोरेन जीत सकती है, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ कल्पना सोरेन गांडे को भी लेकर अपनी जिम्मेवारी संभाली हुई थी, तो दूसरी ओर 14 लोकसभा सीट पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उतरे हुए थे मैदान में, उनके भी समर्थन में कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन सबकी सूत्र की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सारी मॉनिटरिंग झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से ही कर रहे थे, क्योंकि कई बार कल्पना सोरेन ने चुनाव से पहले या फिर बीच बीच में जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात करी। इससे पहले हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में जब निमरा गए थे तो पार्टी के सभी नेता, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कल्पना सोरेन हो, लगातार घंटों मुलाकात हुई और एक स्ट्रैटेजी तैयार की कि आने वाले चुनाव में किस तरह का भूमिका रहेगी कल्पना की। और कहीं ना कहीं कल्पना ने अपनी भूमिका को बाखूबी उन्होंने निभाई और लगातार बैक टू बैक ऐसे कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, ऐसे कई सभाओं में वो शामिल हुई। तो कहीं कल्पना सोरेन की राजनीतिक कैरियर ये लोकसभा चुनाव के दौरान ये दर्शाता है कि आने वाले जो विधानसभा है झारखंड में, दुमका में, माफ कीजिएगा पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर दिसंबर को होना। तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी दे सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अभी फिलहाल वो जेल में है। शिबू सोरेन जो पार्टी के सुप्रीमो है, उनके पास वो कैपेसिटी अब रही नहीं, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी का आखिर बागडोर कौन संभालेगा? यानी कल्पना सोरेन एक बड़े चेहरा के तौर पर वो एंट्री मारी है और आने वाले दिनों में इसका फायदा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को जरूर मिलेगा। और तो दूसरी तरफ हम हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन की अगर बात कर ले तो उन्हें पार्टी में जो इंटरेस्ट दिखानी चाहिए वो उनका इंटरेस्ट वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, कल्पना सोरेन ने पूरी तरह से पार्टी का मोर्चा संभाल लिया है।